सभी सीटीईटी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग सीटीईटी पेपर 1 मैथ्स की बात कर रहे हैं जो 16 फरवरी 2014 का है। 2011 में एक पेपर था, 12 में 2 थे, 13 में 1 था, अब 14 में 2 है। ठीक है, तो 2014 के पहले पेपर की बात कर रहे हैं। तो 16 फरवरी को ये पेपर हुआ था और इसके सभी क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्टी में नहीं है। तो चालू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो मैंने आपके फॉर्मूले के बारे में मैंने बताया था कि रटना नहीं है, फॉर्मूलों को समझना है। तो यहाँ पे परिमाप की बात करता है और परिमाप का माप मैंने बताया था आपको, पर यानी चारों यान, माप यानी कि चारों भुजाओं का माप। आयत की चारों भुजाएं बराबर होती है तो 4 गुणा भुजा। अब परिमाप उन्होंने दिया 20 और 4 गुणा भुजा यानी भुजा बराबर 5। ठीक है, अब उसने कहा कि आयत की चौड़ाई इस वर्ग की भुजा के बराबर है, तो चौड़ाई भी हो गई अपनी कितनी, 5, और लंबाई कह रहा है चौड़ाई की 2 गुनी है यानी 10। और आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर हमारे पास 10 गुणा 5 यानी आंसर हो गया 50। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास प्रश्न है, किसी आयताकार बक्से ए की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है तथा बक्सा बी की 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा बक्सा ए का आयतन बी के आयतन का कितने गुना है। तो हम क्या करते हैं कि ए का आयतन ऊपर रख देते हैं और बी का आयतन नीचे रख देते हैं। तो आयतन का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया, LBH होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो ए के रखेंगे तो 20, 18 और 15, और नीचे रखेंगे 18, 12 और 5। तो देखो 18 18 तो कैंसिल हो जाएंगे, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। अब नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, यानी बी का जो आयतन था वो 1 है और ए का आयतन कितना है, 5। यानी ए जो का आयतन है वो बी के आयतन का कितने गुना है, 5 गुना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो देखो कह रहा है कि पहला को बाद में देखते हैं, बड़ा है, पहले दूसरा देख लेते हैं। लिखा 1 मीटर 5 सेंटीमीटर 1.5 के बराबर है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, और 5 सेंटीमीटर, इन दोनों को जोड़ें तो 105 होता है, और फिर इसमें 100 का भाग लगा दे तो 1.05 मीटर होता है। और ये कह रहा है 1 मीटर 5 सेंटीमीटर 1.5 मीटर होता है। तो यानी यही हमारा गलत है। ठीक है, पहले आप जो आपको सरलता से लगे उसको आप निकाल लीजिए। इसके बारे में भिन्न में मैंने बताया ही था, इधर 0 लगाओ नहीं लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता यदि दोनों बराबर है। और 3/4 का मतलब होता है 75 से, तो ये भी बराबर है। तो यानी अब इसको हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलत वाला जो हमें चाहिए था वो मिल गया। तो उसके मानक क्या हैं, सिस्टम क्या है, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 4, एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपये है तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपये है। 1.5 दर्जन संतरे तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा। पहले तो एक संतरे की कीमत जो है 5.5 रुपये है, जिसको हम ऐसे लिख देते हैं। और कितने संतरे खरीदे, 1.5 दर्जन। 1 दर्जन में होते हैं 12, तो 1.5 दर्जन में हो गए 18। इनकी कीमत आ जाएगी। अब 1 किलो सेब की कीमत कितनी है, 80 रुपये है,
वो कह रहा 1 और 3/4, यानी 1 सही 3/4। अब ये हो गया 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2 गुणा 18, और ये हो गया 80 गुणा 4 एकम 4 और प्लस किया 3, तो 7/4। 2 ने इसको काट दिया, ये 9 हो गया। 4 ने इसको काट दिया, ये 20 हो गया। तो 99 रुपये तो हमारे ये लगे, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 140 रुपये ये लगे। अब इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 239 रुपये आ जाएगा। अब करना क्या है, जोड़ने का तरीका भी है, पहले 100 जोड़ दो, फिर जो एक ज़्यादा जोड़ लिया वो घटा दो, क्योंकि ये 99 है, तो 239 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेखित किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किस उपलब्धि से है? तो गणित के संकीर्ण उद्देश्यों से, गणित के अन्य विषयों से जोड़ने से, गणित के अनुप्रयोग से, गणित के उच्च उद्देश्यों से। तो राष्ट्र जो महत्वाकांक्षी और सुसंगत होना चाहिए, तो महत्वाकांक्षी का मतलब यहाँ पे गणित के उच्च उद्देश्यों से लिया गया है। ठीक है, आगे चल के आपको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पर भी एक अलग से चैप्टर करवा दिया जाएगा, जिससे आपको काफ़ी राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 और हर विषय के साथ एक डिसीजन निकलवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको वो हर एक क्वेश्चन मिलता ही है हर सेक्शन में, तो आप इसको आसानी से कर सकें, इसके लिए आपको एक 5 चैप्टर है, 5 सेक्शन होते हैं, 5 सेक्शन और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दोनों को साथ में वीडियो बनवा दिए जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 6। कक्षा 2 से सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त वस्तुओं द्वारा दी गई संख्या के साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा किया गया। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांचने के लिए कहा गया कि ये देखें रंगों की डिब्बियों में क्रेयानों की कुल संख्या सम है या विषम। दूसरा कहा कि उनकी गणित की कॉपी में पेजों की संख्या सम है अथवा विषम। क्रेयानों और पेजों की संख्या सम या विषम ज्ञात करने का यह कार्य है। अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, अधिगम के अंत में मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन। तो यहाँ पर जो हमने सिखाया है उस सिखाए हुए के साथ तुरंत हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अधिगम के लिए मूल्यांकन है। ठीक है, सीखने के लिए, क्योंकि उसी समय आपसे हम पूछ रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कक्षा 2 में व्यवकलन के प्रचालन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्याम पट पर नीचे दिए गए चित्र को खींचा और बच्चों में रिक्त पदों को भरने के लिए कहा। जैसे यहाँ पे सेंटर में दिया गया 10, तो इधर -3 करवा रहा है या +4 करवा रहा है, तो इधर भरना है। फिर इधर +1 करा रहा है, इधर भरना है। इधर -3 करा रहा है, इधर भरना है। इधर -5 करा रहा है, इधर भरना है। सब 10 से प्रक्रियाएं करनी है। इस अभ्यास का उद्देश्य पहला संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना, दूसरा है संकलित मूल्यांकन, तीसरा छात्रों के लिए मज़ेदार क्रियाकलाप की व्यवस्था करना, फिर है मस्तिष्क का गणितीयकरण करना। तो जो जोड़ वाला है वो संकलन कर रहा है, जो घटाने वाला है वो व्यवकलन की कुशलता को प्रबल कर रहा है। यानी कि संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करने के लिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं? तो उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है शिक्षार्थी के ज्ञान की, शिक्षार्थी के समझ की, शिक्षार्थी की सृजनता की, शिक्षार्थी के याद करने की शक्ति की। देखो याद तो हमें कराना ही नहीं है क्योंकि एनसीएफ 2005 मना कर रहा है। ठीक है, अब जो बचता है वो है शिक्षार्थियों के ज्ञान की, नहीं शिक्षार्थियों के समझ की। तो यहाँ पे वो सोचेगा समझेगा, तो यहाँ पर फिर वो आयत गिनेगा, तब उसको पता चलेगा यहाँ पर कितने आयत हैं।
तो यहाँ पर विद्यार्थी के समझ का आकलन किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 9, नीचे दिए गए कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है। पहला है कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के संकेत दिए गए हों। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों में किस प्रकार विभाजित किया जाए कि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलापों के लिए प्रतिभाशाली छात्र हो। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कक्षा में संख्या और प्रचालन विषय पर अंतरा वर्ग पहेली प्रतियोगिता आयोजित करना। चौथा है कोई कार्यपत्रक जिसमें 4 मूल प्रचालन पर समस्याएं हों जैसे ज्ञात करने के लिए 25 गुणा 34, 451 भागे 11 आदि दी गई हो। तो यहाँ पर यह है कि कक्षा कौन सा क्रियाकलाप छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है। तो यहाँ पर छात्रों की कुशलताओं में जो वृद्धि के लिए काम करेगा, जैसे कोई समस्या है किस तरीके से, तो शैक्षिक क्रियाकलापों में जो है हमें वो भी लोग चाहिए, खेल कूद, कला और संस्कृति के भी चाहिए। तो प्राथमिक कक्षा के छात्रों को समान रूप से 4 भागों में हम इस प्रकार विभाजित करेंगे कि हर विभाग के अंदर खेल से भी हो, कला से भी हो, सांस्कृतिक से भी हो और प्रतिभाशाली छात्र भी हो, ताकि जो कार्य दिया जाए वो हर ग्रुप बराबर से उसको कर सके, क्योंकि सामूहिक कार्य होगा उसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 10, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना होती है। पहला है 2 अंकीय संख्या को 2 अंकीय संख्या से गुणा करना। दूसरा है गुणन के गुणधर्म, कर्म और समूह गुण। ठीक है, गुणधर्म जो को 2 गुण होते हैं, पहला होता है कर्म गुण और दूसरा होता है समूह गुण। तीसरा ऑप्शन दिया है गुणन पर आधारित शब्द समस्या। फिर चौथा दिया है 3 अंकीय वाली संख्या को 10 से गुणा कराना। तो गुणा कराने के लिए हमें 2 अंकीय संख्याओं को 2 अंक से गुणा कराना या 3 अंकीय संख्या को 10 से गुणा कराना। तो हमें जो कक्षा 3 में होता है मुख्य विषय वो होता है गुणन के गुणधर्म क्या है, और उस गुणधर्म में जो 2 गुण होते हैं, पहला क्रम गुण और दूसरा समूह गुण, उसकी चर्चा कराना होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 11, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किसी 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। ये प्रश्न संकेत करता है पहला है सोचने के स्तर को, दूसरा है विश्लेषणात्मक सोच को, तीसरा है त्रिविमीय आकाशीय सोच को, चौथा है सोचने के निम्न स्तर को। तो यहाँ पर आपको कोई भिन्न की सूची बनाने के लिए कह रहा है, तो ये एक नॉर्मल सा काम है, तो ये सोचने के निम्न स्तर पर आएगा। ठीक है, इसके आगे की कोई प्रक्रिया नहीं है कि आपको भिन्न लिखनी है बस। ठीक है, तो ये कोई उच्च स्तर का काम भी नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है किसी अभ्यास में प्रश्न था पी रेखाखंड दिया पी क्यू और एक आर एस रेखाखंड दिया है जिसकी लंबाई मापिए। बच्चे ने उत्तर दिया कि ए बी की लंबाई 5 सेमी है, ए बी की लंबाई 3 सेमी है। उसने दोनों रेखाखंड पी क्यू को और आर एस को ए बी पढ़ लिया। ये संकेत करता है पहला है संकल्पनात्मक त्रुटि को, दूसरा कह रहा है कि कार्य विधिक त्रुटि को, तीसरा कह रहा है कि रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण की त्रुटि को। तो यहाँ पर उसकी ए बी लिखने की आदत पड़ गई है। ठीक है, और यही त्रुटि उसकी सामने सामने नजर आ रही है कि वो पी क्यू को भी ए बी लिख रहा है और आर एस को भी ए बी लिख रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 13, शिक्षिका ने कक्षा 5 से समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से
सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उन्होंने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। ये शिक्षिका प्रयास कर रही है। शिक्षिका ने क्या करा, जो टीम के प्रत्येक खिलाड़ी ने स्कोर बनाए थे वो स्कोर पेपर में लिखे थे और उन स्कोर को दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। पहले कहा पढ़ो, फिर कहा दंड ग्राफ खींचो। तो शिक्षिका क्या चाहती है? शिक्षिका इस प्रश्न से ये चाहती है कि जो लोग दंड ग्राफ खींचते हैं वो बचपन में ये सोचते हैं कि ये किस काम आएंगे, ठीक है। और जब टीवी देखते हैं, टीवी में मैच देखते हैं तो कहते हैं ये ग्राफ बना है, ये किस तरह से बना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पना के बीच संबंध जानने में सहायता करेगा। साफ साफ हमें यही दिख रहा है, वास्तविक जीवन का हमें स्कोर दिख रहा है और उसके बाद हम उसको गणितीय संकल्पना के बीच संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम विकल्प ए के साथ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है, कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्याएं दी गई। शब्द समस्या दी गई, समस्याएं नहीं। मुंबई में 336 बस स्टॉप है, दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक है। दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप है? तो छात्र ने इस समस्या का हल करने के लिए क्या किया, पहले मुंबई के सामने लिखा 336 और फिर दिल्ली के सामने भी 336 को तो लिखा ही, 127 को भी लिखा, क्योंकि दिल्ली में मुंबई से 127 अधिक है। फिर उसने लिखा दिल्ली में कुल 336 प्लस 127 463 बस स्टॉप है। तो शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय पे क्या रिपोर्ट करेगा? पहला कह रहा है छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निकृष्ट है। भाई निकृष्ट क्या है इसमें? 336 मुंबई के लिए था, उसने लिख दिया। दिल्ली में उसने कहा मुंबई से 127 अधिक है, तो मुंबई वाला पहले लिख दिया और उससे अधिक 127 उसको लिख दिया। तो उसने निकृष्ट क्या किया? दूसरा कह रहा है छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। बिल्कुल अभी तो यही है। फिर लिखा है छात्र ने सही क्रियाविधि नहीं अपनाई है, उसे अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। भाई ये तो नहीं है, उसने बिल्कुल सही तरीका अपनाया है। छात्र सभी आवश्यक चरणों की लिखता योग्यता नहीं रखता, ये भी नहीं है। तो हम ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। 306, 408, 4008 और 4010। उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा। 306 को उसने पढ़ा 30/6 और 408 को पढ़ा 40/8 और 4008 को पढ़ा 408 और 4010 को पढ़ा 4010। तो उन्होंने, इस बच्चे ने जो पढ़ने में त्रुटि का कारण है, तो पहला ऑप्शन लिखा है छात्र को गणित कक्षा अच्छी नहीं लगती, कक्षा उबाऊ लगती है। भाई उबाऊ लगती है और अच्छी नहीं लगती तो वो ये भी नहीं लिखता। दूसरा कह रहा है छात्र को स्थानीय मान की संकल्पना की समझ तो समझ ली है परंतु उसका उपयोग नहीं जानता। तो आप इसके साथ भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि स्थानीय ज्ञान की समझ होती तो उनका उपयोग भी कर लेता। तीसरा कह रहा है छात्र गणित के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है। भाई उपयुक्त कैसे नहीं है? ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। फिर कह रहा है छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और इसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। यही यहाँ पर सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का ऑब्लिक के प्राचल होगा या होंगे। पहला कह रहा है केवल सदृश घड़ी पर समय पढ़ना। दूसरा कह रहा है अंकीय घड़ी और सादृश्य घड़ी पर समय पढ़ना आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, AM PM की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध, ये सारी बातें पढ़ना।
तीसरा ऑप्शन कह रहा है केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, AM PM की संकल्पना को समझना। चौथा कह रहा है केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, तो कक्षा 4 का जब लेवल है तो उसको ये सारी बातें समझनी पड़ेगी। अंकीय घड़ी, सादृश्य घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक चौथाई घंटा कम, और AM PM की संकल्पना, मिनट और सेकंड के बीच में संबंध। अगर आप NCERT की किताबें बहुत छोटी छोटी है, एक ही दिन में 2-2 4-4 चैप्टर ख़त्म कर सकते हो, उसमें आप ये लेवल चेक कर सकते हो कि कक्षा 4 में जो घड़ी पढ़ाया गया है उसमें क्या पढ़ाया गया है, और कक्षा 3 में जो घड़ी पढ़ाया गया है उसमें क्या पढ़ाया गया है, तो आपको पता चल जाएगा और आप सारा कोर्स तैयार कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप जितने वीडियो बन रहे हैं, अभी 14 से 16 वीडियो आपके पास मैथ्स के आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। क्वेश्चनों को समझने की ज़रूरत है, टीचर की तरह सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये टीचर का टेस्ट है, यूपी टेट की तरह बच्चों का टेस्ट नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। पहला कह रहा है चुनौतीपूर्ण समस्या को, दूसरा कह रहा है गणित के खेलों का सृजन को, तीसरा कह रहा है हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, और चौथा कह रहा है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति ये संकेत करती है कि एक संकल्पना आपके पास होगी और उस पर दूसरी संकल्पना तैयार करनी है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 + 3 = 8 इस सीमित उत्तर प्रश्न का, जो सीमित उत्तर यानी कि बद अंत वाले प्रश्न का मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। तो मैंने आपको बताया था मुक्त उत्तर प्रश्न के एक से अधिक आंसर होंगे, वही मुक्त उत्तर वाला प्रश्न होगा। पहला विकल्प हमसे कह रहा है 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए, तो भाई ये तो नहीं हो सकता, इसका योग निश्चित एक ही संख्या आएगी, वो होगी 8। 5 में क्या जोड़ा जाए ताकि 8 प्राप्त हो? अगर हम 3 जोड़ दें तो 8 प्राप्त हो गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, एक ही आंसर होगा। कोई ऐसी 2 संख्याएं बताएं जिनका योग 8 हो, तो हम कुछ भी बता सकते हैं। 1 और 7 बता सकते हैं, 2 और 6 बता सकते हैं, 3 और 5 बता सकते हैं, 4 और 4 बता सकते हैं, और भी कोई एक माइनस की लेकर के बता सकते हैं। तो यही एक से अधिक आंसर दे रहा है, तो एक से अधिक आंसर जो देगा वो हमारा मुक्त उत्तर का प्रश्न होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 19, फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई और 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है। 219 पुस्तकें अलमारी में रखी है। 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी? शिक्षक इस प्रश्न द्वारा किस मूल्य को पढ़ा सकता है? पहला, अन्य की सहायता करना, दूसरा अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना, तीसरा पुस्तकों की अच्छी देखभाल रखना, चौथा संयोग की संवेदनशीलता। तो यहाँ जो हमें ज्ञान मिलेगा वो मिलेगा पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, सारा हिसाब किताब रखना है। बाकी अगर नॉर्मली बात करेंगे तो ये गणित का एक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न प्रैक्टिकल वाले चालू हो गए, जिसमें हमें लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी। कह रहा है 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। देखो 5 का स्थानीय मान है इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी कि 500, और 6 का स्थानीय मान है इकाई, दहाई यानी कि 60, और इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो 3 जीरो हमारे पास पहले से ही हैं और 6 पंजे होते हैं 30, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 30,000। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है
3010301 को 43 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। देखो ये भागफल का प्रश्न है, काफ़ी कठिन सा है क्योंकि लोगों ने इसको करना नहीं आता, बहुत सारे लोगों को करना नहीं आता। तो हम लोग इस तरह लिखेंगे पहले। अब 43 और देखो 43 का 30 में तो जाएगा नहीं। अब यहाँ पर लिखा है 1, तो 3 की टेबल में 1 कब आता है, तो 3 सत्ते 21 होते हैं। तो हम जरा 7 से मल्टीपल करके देखें, 7 या 21 बच के 2, 7 चुके 28 और 2 30, 301, यानी 7 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा और 301 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे बच गया 0, लेकिन हमें उतारने के लिए क्या मिल रहा है, 0। और ये 0 आप ध्यान रखिएगा, क्या 0 में 43 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। और हमारे पास उतारने के लिए संख्या भी है, अगर यहाँ संख्या ना होती तो यहाँ 0 है, इसको यहाँ रख देते और भाग खत्म हो जाता। अब एक संख्या उतारने के बाद लीगली एक संख्या उतारने का भाग हमें आदेश करता है, लेकिन अब अगली संख्या यहाँ पर है जिसको उतार सकते हैं, लेकिन इसके उतारने का नियम है 1 0 जब आप यहाँ पे लगाओगे तभी इस संख्या को उतार पाओगे। लेकिन क्या 3 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो फिर हमें एक अंक उतारना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, 1 0 और लगाना पड़ेगा, फिर हमारा 0 उतरेगा। ठीक है, क्या 30 में भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। फिर हम 1 0 यहाँ पर लगाएंगे, तब हमारा 1 नीचे आएगा, तब 7 बार भाग जाएगा और 301। ये भाग की प्रक्रिया वाला प्रश्न अमूमन पूछा जाता है, तो इसको तैयार कर लें और न कि इसका आंसर थोड़ा आगे पीछे करके इसको दे दें, या बस यही एक दूसरा हो सकता है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है, गुणनफल 3001 गुणा 101 में से क्या घटाएं जिससे 3000311 प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले तो हम गुणाई कर लें, 3001 गुणा 101। ठीक है, ये 1003, इसको मिला के लिखने से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जोड़ते समय फिर 2 क्रॉस लग जाएंगे, फिर लिख देंगे 1003। अब ये हो गया 101303। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो ये गुणनफल है उसमें से क्या घटा दें तो कि हमें ये प्राप्त हो जाए। यहाँ अगर आप काउंटिंग करना चाहते तो ये कर सकते हैं, 3,03,11 प्राप्त हो जाए। और अभी हमारे पास कितना है, 3,03,101, तो 3 लाख तो बराबर हो गए। तो 3,101 में से 311 आप घटा लो तो आपका काम हो जाएगा। ये हो गया 0, 10 में से 1 गया 9, फिर ये कितना हो गया 0 यानी कि 7 और ये 2 यानी 2790 हमारा जवाब हो जाएगा। अब घटाने का तरीका, आप इसको लंबा भी घटा सकते हो, दोनों में 0 रख सकते हो, 1 0 1 0 3 और यहाँ पे 0 3, इस तरह रख करके भी घटा सकते हो। लेकिन मैंने क्या किया, 3 लाख दोनों में था तो 3 लाख मैंने हटा ही दिया, फिर हमारे पास बचा 3,101 और उधर बचा 311, तो मैंने उस तरीके से घटा दिया। ठीक है, 3 लाख से 3 लाख डायरेक्ट घटा दिए। आप दूसरी तरीके से भी घटा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि 36 और 30 का सबसे छोटा सार्वगुणज, यानी कि गुणज मतलब मल्टीपल सार्व यानी कि कॉमन, छोटा यानी कि सबसे छोटा यानी कि लिस्ट यानी LCM, यहाँ पर हमें 36 और इसका निकालना है। फिर लिखा 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, गुणनखंड यानी फैक्टर, सार्व यानी कि कॉमन, सबसे बड़ा यानी कि हाईएस्ट। तो 30 और 36 का हम लोग LCM निकाल लेते हैं। पहले 2 का भाग देंगे, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बड़ी संख्या का भाग नहीं देना है। तो 18 और 15, अभी भी 2 का जा रहा है तो 2 का ही देंगे, 9 और 15। अब 3 का भाग चला जाएगा
तो 3 और 5, फिर 3 का जाएगा तो 1 और 5, अब 5 का जाएगा यानी 1 और 1, 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, दूना 90, दूना 180, यानी 180 हमारा एलसीएम हो गया। बीच में भाग का चिन्ह लगा है तो यहाँ पे हमें भाग करना पड़ेगा। अब 18 और 45 में देखो किसका भाग चला जाएगा, तो 18 और 45 में 18 का तो जाएगा नहीं। अब 18 के 2 टुकड़े करते हैं, 2 और 9, पहला 2 से ही टुकड़ा करेंगे क्योंकि 1 गुणा 18 तो कर चुके। अब देखो 9 का भाग जाएगा क्योंकि 2 का तो जाएगा नहीं 45 में, 9 का भाग 18 में गया 2 बार और 9 का भाग इसमें भी जा रहा 5 बार, तो यानी 9 इनका HCF हो जाएगा। बाकी आप भाग विधि लगाएं, 45 में 18 का भाग लगाएंगे, 2 बार जाएगा, 18 दूना 36, बच गया 9। अब जो ये 9 बच गया ये भाजक बन जाएगा और जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा, तो जाएगा 2 बार भाग और बच जाएगा 0। और जो ये अंतिम भाजक होता है ये HCF होता है। अब वो कह रहा है कि इनका जो भाग है तो सबसे क्या बराबर आएगा, तो 18 में 9 का भाग लगाएंगे तो 9 दूनी 18 और 0, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा 20 आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस प्रश्न की संख्या को कमेंट करें, आपको वो क्वेश्चन अगले ऐसे ही पेपर 1 के एपिसोड में पहले वो क्वेश्चन समझाया जाएगा, फिर हम लोग उस पेपर को समझेंगे। लिखा है 10 दहाई, दहाई में कितने ज़ीरो होते हैं, ऐसा लिखना है। फिर लिखा है 11 सैकड़ा, 11 सैकड़े का मतलब होता है 100। और फिर लिखा है 12 इकाई, इकाई में होता है 1, तो 10 गुणा 10 हो गए 100, 11 गुणा 10 हो गए 1100 और 12 गुणा 1 हो गया 12, तो ये हो गया 2121 यानी 1212। ठीक है, अब कुछ लोग इसको और तरीके से लिखेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें प्रश्न कर रहा है कि 42 के गुणनखंड की संख्या है, तो पहले हम लोग दूसरी तरह भी सोच सकते हैं कि 42 में किसका किसका भाग जाएगा, या फिर आप 42 में क्या कर सकते हो, भाग लगा सकते हो 2, 21, 3, 7 और 7, 1, यानी 2, 3 और 7, तो कितने गुणनखंड हुए, 3 गुणनखंड। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा प्रश्न है 3488 को 12 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों में अंतर क्या है। तो एक तरफ हम 3488 को 12 से भाग करेंगे, दूसरी तरफ 2478 को 11 से भाग करेंगे, तो 12 से भाग करेंगे, 12 दूना 24, बच गया 10, हो गया 8, एक ही उतार सकते हैं, एक उतार लिया, 12 नवैयाँ होते हैं 108, तो यहाँ पर हो गया 0, 8 हमारा उतर के आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे किया 11 दूनी 22, बच गया 2 और 7 27, तो हो गया 11 दूनी 22, बच गया 5 और 8 उतारा तो 58, 11 पंजे 55 और हमारे पास बच गया 3, यानी इसका शेषफल 3 है, इसका शेषफल 8 है और दोनों शेषफलों में अंतर हमारा हो जाएगा 5। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है, एक रेलगाड़ी स्टेशन P से 8:18 AM पर, AM यानी कि सुबह, चलकर स्टेशन Q पर उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा Q तक पहुंचने में कितना समय लगा। देखो मैंने आपको पहले भी कहा था इस समय में 12 जोड़ करके इसको रेलवे के टाइम में बदल लेना जो PM में हो, तो ये हो गया 22:28 और सुबह 8 बजे ये चली थी और 18 मिनट पर चली थी, तो 0
1 और ये हो गया 4, ये हो गया 1, यानी 14 घंटे 10 मिनट। बहुत सरलता से निकल आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है 14 लीटर 280 ml और संतरे का जूस 18 लीटर 830 ml गाजर का जूस दोनों को एक साथ मिलाया गया। मिलाने का मतलब दोनों जुड़ जाएंगे। मिश्रण में 15 बोतलों को, जिनमें प्रत्येक में 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर मिश्रण आता है, को भरा गया तो शेष कितना मिश्रण है। पहले तो आप इनको जोड़ लो कि हमारे पास कुल मिश्रण कितना है। तो 14,810 और 18,830 ये दोनों को जोड़ लेते हैं। 0 8 3 11, 8 2 10, एक हासिल आ गया 11, 8 4 12 और एक 13 और एक 1 2 और एक 3, 33 110 हमारा जो है टोटल ml में लिख दिया है मैंने। और 15 गुणा 1.5 लीटर को हम कह सकते हैं 1500 ml। अब 15 गुणा 15 कितने होते हैं 225 और 2 जीरो लिख दिए। तो अब हमारे पास 22,500 जो है वो भर चुका है 33,110 में से। ठीक है, तो 22,500 को जब हम यहाँ पर घटा लेंगे 22,500 को, तो हमें पता चल जाएगा हमारा कितना बचा। यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 6, एक हासिल लिया था तो 2 में से चला गया 0 और ये आ गया कितना 1, 10 610 यानी 1 लीटर में होते हैं 1000 ml। तो यहाँ तक हम ऐसे कर देंगे, कोमा लगा देंगे 1 2 3 4, ये हो गया 1000 तक और 10 लीटर 610 ml। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये चौथा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेणु ने खा लिया, शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया, तो निम्न में से प्रत्येक को पिज्जा का कितना भाग मिला। अब मान लो पिज्जा पूरा 1 है, जिसमें से 1/4 जो रेणु है उसने खा लिया, तो शेष कितना बचा। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। 1 और 4 का एलसीएम लेंगे 4, 4 का भाग इसमें जाएगा 4 बार और 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 4 का भाग 4 में गया 1 बार और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। अब ये हो गया 3/4 भाग। ये 3/4 भाग कितने लोगों में बांटा गया 12 लोगों में बांटा गया, यानी 12 का इसमें भाग लगा देंगे। और जब भाग का सिंबल होता है तो 3/4 गुणा हम क्या कर देते हैं 1/12, तो 3 का भाग 12 में चला गया 4 बार और आंसर आ गया 1/16। 1/16 भाग प्रत्येक बच्चे को मिला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ, या ये कह सकते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न हमारा है कि 6 घंटे में सेकंड की संख्या कितने दिनों में मिनट की संख्या के बराबर होगा। तो आपको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 और 1 घंटे का ये तो, और हमारे पास कितने घंटे हैं 6। ठीक है, अब वो कह रहा है कितने दिनों के, यानी कि 1 दिन में कितने घंटे होते हैं 24 और 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं 60। ठीक है, और अब वो कह रहा है कितने दिनों के मिनट की संख्या के बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, ये 60 से 60 कैंसिल हो गया, ये 6 चौके 24 हो गया और वो 15 चौके 60 हो गया, यानी कि 15 दिन के बराबर हमारे जो 6 घंटे में सेकंड की संख्या है वो मिनटों की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो एक कमेंट ज़रूर कर दें। कमेंट बहुत कम आते हैं, व्यूज़ तो ठीक हैं, नया चैनल है तो उसके हिसाब से, लेकिन आप लोगों का सहयोग रहा तो आगे भी बढ़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगला एपिसोड जल्द जारी होगा।